नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी और साथ में हैं ओंकार चौधरी जी। स्वागत कर रहा हूँ आप दोनों महान भावों का। आरंभ करने से पूर्व आप नमस्कार। सभी को याद दिला दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ध्यान रखें कि हमारा दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे वो बिल्कुल तैयार है। अब स्टूडेंट कैटेगरी भी वहाँ लॉन्च हो गई है, तो आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अवश्य जाएं। भाऊ भी रहेंगे, ओंकार जी भी रहेंगे वहाँ पे, और भी कई प्रमुख वक्ता रहेंगे। पहला कार्यक्रम है तो एक दिन का ही होगा, लेकिन लाइव टेलीकास्ट होगा सदैव की तरह, तो आप लोगों को आनंद निश्चित आएगा। तो मैं चलता हूँ भाऊ के पास। सबसे पहले तो भाऊ, आपका जो ये शिष्य है राहुल गांधी, जिसको आप पाकिस्तान को भेंट कर रहे थे, ये पूरी तरह से मेंटल हो गया है क्या? हाँ, वो मेंटल हो गया था पहले से, अब डिसमेंटल हो रहा है। अच्छा। अब जो हो रहा है वो डिसमेंटल हो रहा है, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते देखो कितनी गड़बड़ हो गई है इनको। और एक बात मैं हमेशा समझता हूँ कि राजनीति में आपको क्रिकेटर जैसा होता है, हर बॉल देखकर खेलना पड़ता है। हम्म। तो मुझे गावस्कर का एक किस्सा याद आता है कि गावस्कर ने एक इंटरव्यू में बताया कि श्रीकांत जब नया था वो उसके साथ ओपनिंग बैटिंग के लिए आया था, और सामने वाले पाकिस्तान को बॉलर को बहुत पीटा था उसने पहले 2 ओवर। तो वो बॉलर था, वो दौड़ते दौड़ते फास्ट बॉलिंग करते हुए उसके फॉलो थ्रू तक आ जाता था और गाली देता था। तो 2 ओवर के बाद श्रीकांत ने गावस्कर को पूछा, ये कौन है, बहुत गाली देता है? तो गावस्कर ने उसका नाम बता दिया। वो बड़ा बॉलर था, शायद इमरान खान था। हम्म। गावस्कर ने इंटरव्यू में बॉलर का नाम नहीं बताया। हम्म। तो बोला अयो यो वो है, ऐसा करके रिएक्शन दिया श्रीकांत ने। और तीसरी ओवर बैकफुट पर जाकर खेलने लगा, हम्म। और तीसरे या चौथे बॉल पर कुछ एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो गावस्कर ने उसका एनालिसिस बढ़िया किया था कि पहली 2 ओवर वो बॉल को खेल रहा था, तीसरी ओवर में ये बॉलर को खेलने लगा। हमको बॉल से खेलना है, ना कि बॉलर से खेलना है। तो उसकी प्रेशर में आ गया। तो राहुल गांधी की हालत वो है, वो समझ नहीं पाते कि बॉलर कौन है क्या है, बस उसी तरीके से खेलेंगे। अब उसी तरीके से खेलना है तो या तो आपको वीरेंद्र सहवाग होना पड़ता है, भाई आउट आउट क्या बात है, आउट कोई बात नहीं, या तो संभाल कर महेंद्र धोनी जैसा खेलना पड़ता है कि भाई बॉलर कौन है इसको ठोकेंगे, नहीं तो संभाल कर खेलेंगे। राहुल को वो कुछ नहीं, वो गली का क्रिकेट भी नहीं खेला है, और वो डायरेक्ट टेस्ट मैच में 2020 में खेलना चाहते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है। ओंकार जी, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को ये कौन सा सस्ता नशा हुआ है दोबारा? राहुल गांधी एक्चुअल में अजीबोगरीब केस है, उसको उनको समझने की जरूरत है। और उनके प्रति कभी कभी एक अंदर से भाव आता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन कई बार तरस भी आता है। और चूंकि उनकी मम्मी की ये अभिलाषा रही है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, जैसे इनकी दादी और उनकी सास इंदिरा गांधी रही, जैसे उनका पति और इंदिरा जी का बेटा राजीव गांधी रहा, और तीनों भारत रत्न भी रहे, तो उसी तरीके से उनकी संतान भी प्रधानमंत्री बने और इनको भी भारत रत्न मिले। तो साहब, उनकी अभिलाषा, उसके अनुरूप इनकी ट्रेनिंग तो हुई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी के बाद इस फैमिली में कोई पॉलिटिशियन हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत एक पॉलिटिशियन संजय गांधी था, वो भी थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चला गया था। लेकिन राजीव गांधी तो पॉलिटिशियन था नहीं, उसको तो समझ थी नहीं। वो भी एक कोटरी से घिरा हुआ था, और जैसे वो बता देते थे वैसे ही एक्शन और रिएक्शन देता था। इसके बाद सोनिया गांधी जिन स्थितियों परिस्थितियों में कांग्रेस पर लादी गई 1998 में लाकर के,
तो ये भी कोटरी से घिरी रही। उस कोटरी का हिस्सा कुछ बनते रहे, कुछ बाहर जाते रहे, कुछ अंदर आते रहे। वो सलाहकारों की सलाह पर ही कांग्रेस पार्टी को चलाती थी, और कांग्रेस पार्टी की अलग अलग समय पर राज्यों में जो सरकारें थी उनको भी चलाती थी। तब तक मामला फिर भी ठीक था संजय जी, क्योंकि उनकी कोटरी में कम से कम कुछ एक्सपीरियंस्ड सलाहकार तो थे। वो, अगर सोनिया गांधी के पास अपनी अकल नहीं थी तो वो सलाहकारों की अकल से काम चला लेती थी। इसलिए कांग्रेस भी ठीक चल रही थी, कांग्रेस के तहत अलग अलग राज्यों में चलने वाली सरकारें भी ठीक चल रही थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, किन स्थितियों परिस्थितियों में बने, वापस उन चीजों में जाना नहीं चाहता, लेकिन उस समय भी सोनिया गांधी चला ही रही थी, उनकी वो मंडली भी थी, और एक सलाहकार परिषद भी उस समय गठित कर ली गई थी जिसकी वो चेयरपर्सन थी, जिसमें हर्ष मंदर से लेकर के पता नहीं कौन कौन से ऐसे हर चेहरे तरह भर। का लेफ्टिस्ट शामिल था उसमें। जी हाँ, जी हाँ। तो तब भी जैसा भी था, लेकिन सरकार चली थी। सरकार के माइनस प्लस आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो घोटाले हुए, जो गड़बड़ियां हुई, जो तथाकथित ईमानदार प्रधानमंत्री की नाक के नीचे तमाम गड़बड़ियां होती रही और वो ईमानदार बने रहे, और तमाम बेईमानियां, घोटाले, गड़बड़ होते रहे, उस पर हम एक बहस कर सकते हैं। लेकिन जब से राहुल गांधी कांग्रेस को टेक ओवर किए हैं, तब से तो सारा बंटाधार हो चुका है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए जो 8 पेज का एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं है, राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं हैं, और पार्टी की जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, जो सर्वोच्च नीति निर्धारक समिति है कांग्रेस की, वो है सीडब्ल्यूसी। सीडब्ल्यूसी ही अलग अलग मुद्दों पर यह डिसीजन लेती है कि हमें स्टैंड क्या लेना है। लेकिन सीडब्ल्यूसी को तो ये कभी का उठा करके खूंटी पर टांग चुकी हैं और दफन कर चुके हैं। अब तो जो भाई बहन ट्वीट कर देते हैं या जो मीडिया के सामने बोल देते हैं, बस वही कांग्रेस की लाइन हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली, जो अभी भाऊ ने कहा है, ये कुछ ऐसे गलत लोगों के हाथों में पड़ गए हैं, गलत ताकतों के हाथों में पड़ गए हैं, जो नरेंद्र मोदी को तो हटाना ही चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को तो बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते हैं, पर वो भारत को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जब आप नादानी में, नासमझी में, प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से गलत हाथों में पड़ जाते हैं और आपको लगता है कि ये शॉर्टकट है, इससे मैं अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाऊंगा, तब आप ऐसी ही गलतियां करते हैं जैसी इस समय कर रहे हैं। मैंने ये जो बात कही है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो ये इसलिए कहा है कि इंदिरा गांधी जब 1984 में उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मार डाली गई, तब तक ये छोटे थे, दोनों बच्चे छोटे थे, प्रियंका गांधी भी और राहुल गांधी भी। तो ये इंदिरा गांधी से क्या उस समय तक सीख लेते, और तब तक इंदिरा गांधी ने भी नहीं सोचा होगा, इनके माता पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल करके कांग्रेस इनको संभालनी है, या आगे जाकर के सोनिया गांधी, जो राजीव गांधी के भी राजनीति में आने का विरोध कर रही थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उनको क्या पता था कि वो खुद कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगी और फिर उनकी संतानें भी आगे जाकर के कांग्रेस को लीड करेंगी। तो भविष्य का तो किसी को पता नहीं होता है। तो राजीव गांधी को भी समझ नहीं थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री पद से हट भी गए, नेता विपक्ष भी रहे, और उनके बाद श्री पेरमदूर में लिट्टे के आतंकवादियों ने उनको भी मार डाला, तब तक भी ये लोग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले पाए राजनीति की, और समझ तो है ही नहीं, ना राजनीति की, ना समाज की, ना संस्कृति की, ना जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, ना हमारे देश के भूगोल की, ना ही इतिहास की। इवन कई बार तो लगता है जब ये बोलते हैं
कि इनको 1947 से बाद के घटनाक्रम की भी कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने का नतीजा है जो कुछ आज ये देश भी भोग रहा है और हम और आप लोग भी भोग रहे हैं। जी जी भाऊ, तो ये बताएं कि इस समय कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि वो जो इंडी गठबंधन था वो तो लगता है टूट गया है, और राहुल गांधी और केजरीवाल में कंपटीशन चल रहा है। तो इस कंपटीशन में किसके जीतने के आपके आसार लगते हैं ज्यादा? नहीं, राहुल गांधी जीतने के लिए कभी चुनाव में उतरते ही नहीं। किसी भी लड़ाई में उनको जीतने से कोई मतलब होता ही नहीं। वो अपनी मजे में रहते हैं। और आपने जो बोला, मतलब ओमकार जी ने जो बोला, वो अब इंडी अलायंस जो है ना, वो लेफ्टिस्ट और बाप्टिस्ट ऐसे हो गया है। ये लेफ्टिस्ट और बैप्टिस्ट। लेफ्ट और बाप्टिस्ट यानी क्रिश्चियनिटी का एक जो पंथ है, बाप्टिस्ट जिसको बोलते हैं, और वो और इनका मिलकर जो मेलजोल हो रहा है। और जो अच्छी बात ओमकार जी ने बताई कि जब तक अहमद पटेल थे, फिर अपने गुलाम नबी आजाद थे, कैप्टन शर्मा थे, और ये वोरा थे, नटवर सिंह मध्य थे, प्रदेश के। नटवर सिंह थे। नटवर सिंह थे, लेकिन नटवर सिंह भी दूर थे, ये नजदीकी होते थे, और ये जी कुछ हाँ, ना कुछ समझाते थे। और दूसरी बात होती है कि समझाने वाला बहुत समझा सकता है, लेकिन समझने की कोशिश ही होनी चाहिए। अब बात ये होती है ना कि राहुल गांधी के बारे में हम बोलेंगे तो क्या होता है कि इनको एक टीचर समझो अपॉइंट किया जाता है कि भाई संजय दीक्षित जी, इनको जरा मैथमेटिक्स सिखाओ। तो आए ही नहीं टीचर जी, दीक्षित जी आए भी नहीं, उसके पहले राहुल गांधी उनको मैथमेटिक्स सिखाना शुरू कर देते। अब ये इनका प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम हमें समझना चाहिए। वो किससे सीखना नहीं चाहते, वो अपने टीचर को भी सिखाना चाहते। तो अब करेंगे तो क्या करेंगे? कोई बहुत लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह भी दे तो सुनने वाला। देखो, मुझे याद है 2017 में जब अमरिंदर सिंह ने पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर को हायर किया था, तो ये बात देखकर इन्होंने बोला चलो यूपी में भी तुम मत, एक साथ चुनाव होने वाला था, यूपी पंजाब तमिलनाडु वगैरह ऐसा एक साथ चुनाव था, तो इन्होंने बोला कि लाओ हमको भी चाहिए, क्योंकि 2012 के चुनाव में इन्होंने दिग्विजय सिंह के उनके गुरु थे। तो अगर 2014 में 71 सीट से प्राइम मिनिस्टरशिप का रास्ता खुल जाता है, तो अकेली के बलबूते पर हमको जीतना है यूपी, तो प्रशांत किशोर को। तो मैंने उस वक्त ब्लॉग लिखता था मैं, और मैंने ब्लॉग पर लिखा था कि ये प्रशांत किशोर की आत्महत्या है। प्रशांत किशोर का जो टेक्निक है, जो सब चुनाव के बारे में, वो टेक्निक एक बात पर निर्भर करता है कि जो कैंडिडेट रेस में है उसको प्रशांत किशोर जिता सकता है। अब 35% वाला कोई स्टूडेंट आपके कोटा में आ जाए तो वो नीट व क्या बोलते हैं यूपीएससी वगैरह क्रैक नहीं कर सकता। उसको कम से कम 90% आना ही चाहिए, तब जाके वो कोटा में जाकर कुछ कोचिंग ले सकता है। तो राहुल गांधी के लिए प्रशांत किशोर ने खड़ा होना, तो ये उसकी आत्महत्या है, वो खुद की बदनामी करके लेने वाला है, ये तो मैंने बोल दिया था। तो बात ये थी कि जो इंसान प्रशांत किशोर को मिट्टी में मिला सकता है, वो कांग्रेस की हालत क्या कर देगा, ये आप सोचो। आप जो बोल रहे कि सलाह देने वाले होते वगैरह वगैरह होते, मैं मानता हूं, लेकिन सलाह सुनने वाला भी, मुझे याद है मैंने उस ब्लॉग में लिखा था कि भाई ठीक है, जब उन्होंने नीतीश कुमार को मदद करने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार को उन्होंने कहा था कि जीतन राम मांझी को हटाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, लालू के साथ चले जाओ। नीतीश मानता था, मोदी जी के साथ थे, मोदी जी भी उसकी कुछ बातें मानते थे,
प्रशांत को, इसलिए आप तो हंस पड़े, मैं बोला कि टीचर आ गए तो टीचर को ही मैथमेटिक्स सिखाना शुरू कर देते, जो टीचर मैथमेटिक्स सिखाने आया है। तो राहुल गांधी की समस्या जो है वो हमें समझनी चाहिए, उनको कोई सिखा नहीं सकता। बीच में मेरा ख्याल है कहीं इंटरव्यू मैंने प्रशांत किशोर का सुना, देखा वीडियो पर, वो बोले उनको क्या, वो तो सर्वज्ञानी है, ऐसा प्रशांत किशोर बोला है। तो वो अनुभव से बोल रहा है, वो अनुभव से बोल रहा है कि इनको कोई समझा नहीं सकता। तो राहुल गांधी का जो प्रॉब्लम है वो कांग्रेस का प्रॉब्लम है, और राहुल गांधी ही कांग्रेस का प्रॉब्लम है। अब कांग्रेस में एक प्रस्ताव कब पास हुआ मुझे मालूम नहीं, शायद उसके बाद ही सीडब्ल्यूसी का मामला खत्म हो गया, कि उन्होंने एक प्रस्ताव पास कर लिया कि हमारे यहाँ जो कुछ ज्ञान है उसका नाम राहुल गांधी है। तो जब राहुल गांधी जो बोलेंगे वो पॉलिसी होगी, वो प्रस्ताव होगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा। अब राहुल गांधी जब तक बोलते नहीं तब तक पार्टी को पता नहीं होता। आपको वो जो अध्यादेश फाड़ा हुआ था, आपको याद होगा, अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बोल रहे थे कि ये अध्यादेश कितना अच्छा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी प्रेस क्लब में, और वहां ये अचानक पहुंच गए, बोले दिस इज पुलिस ने फाड़ कर उसको कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी कुछ 5-7 मिनट में निकल गए और अजय माकन को पूछा, अब आप क्या बोलते हो? नहीं नहीं वो गलत है, वो फाड़ के फेंक देना चाहिए। वही माकन बोलने लगा जिसने उसके समर्थन के लिए प्रेस कर। तो आप जो बोल रहे हैं सीडब्ल्यूसी एक बार हो गई और उसमें तय हो गया कि भाई राहुल गांधी हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञानकोश है, हमारी डिक्शनरी है। तो राहुल गांधी अगर सोनिया गांधी को ही राजीव गांधी बोलती है, तो आगे चलकर आप सबको सोनिया गांधी को भी राहुल गांधी करके पुकारना पड़ेगा। तो जयराम रमेश से लेकर कन्हैया कुमार तक सब सोनिया जी के सामने खड़े हो गए, राजीव जी नमस्कार ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो तो प्रस्ताव पास हो चुका है। राहुल गांधी के दिमाग में सीडब्ल्यूसी बैठी है। तो इस ढंग से कांग्रेस का काम चलता है, हमें वो समझना जरूरी है कि कैसे। और इसलिए राहुल गांधी ही कांग्रेस का प्रॉब्लम बन चुकी है। अब उस प्रॉब्लम को ही आप सॉल्यूशन समझे, ये शक्ति है। तो इससे कांग्रेस उठकर खड़ी कैसी होगी? आपको गधे को आप घोड़े के बाजार में लाकर खड़ा कर सकते, सजा कर सवार कर घोड़ा, ये देखो घोड़ा है हमारा, पेश करो। घोड़े के बाजार में गधे को खड़ा करना गलत नहीं मानता मैं, लेकिन उसको ही रेस में जाकर दौड़ाना वो गलत होता है। कांग्रेस की गलती आप समझ लो, वो अगर अपना अध्यक्ष गधे को बना रहे और घोड़ा बनाकर पेश कर रहे तो वो गलत मैं नहीं बिल्कुल मानता। देखो उन्होंने एक कठपुतली को उठाकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर कठपुतली करके काम करता था, वो अपना हाथ नहीं उठाता था। जब तक सोनिया गांधी आदेश नहीं देगी वो हाथ नहीं उठाता था। चल गया, 10 साल चल गया, तो राहुल गांधी क्यों नहीं चलेगा? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी घोड़ा गधा होकर भी घोड़े की रेस में दौड़ना चाहता है। अब यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मैं आपके हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। एक हम गांव जाते हैं, कई पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे वगैरह एक पत्थर रखा होता है, उसे वो सिंदूर वगैरह लगाया होता है, हम मत्था टेकते, उसको भगवान की मूर्त मानकर हम मत्था टेकते, नमस्कार करते। लेकिन पत्थर को ध्यान में रखना चाहिए, ये सिंदूर को नमस्कार हो रहा है, पत्थर को नहीं। अगर पत्थर समझने लगे यार वे तो भगवान बन गया, लोग मत्था टेक रहे, और अगर वो पत्थर हिलने डुलने लगा तो लोग बोलेंगे ये तो भूत पिशाच है, हिल रहा है। तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए क्या समस्या है ये पहले समझ लो, तो आपके सारे सवाल के जवाब अपने आप आना शुरू होता था। और केजरीवाल भाऊ अभी एक वीडियो मैंने देखा था, आजकल बहुत सारे दिलचस्प वीडियो बनाए जाते हैं। एक पाकिस्तानी सैनिक जो है उस सरहद पर खड़ा हुआ, उस पार से भारत के सैनिक से बात कर रहा है, कहने लगा कि बहुत तुमने हमारा मजाक उड़ा लिया, बहुत तंज कस लिए,
अब हम गरीबी दरिद्रगी से उबरने वाले हैं। उसने कहा भाई ऐसा क्या प्लान है? बोला जी 1 करोड़ गधे हमारे चीन खरीद रहा है, तो अब हम जो है इस गरीबी से लाचारी से उबर जाएंगे। तो ये हिंदुस्तान वाला उससे कह रहा यार 1 गधा हमारा भी बिकवा दो। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं भैया, वो हम बिल्कुल नहीं बिकवा सकते, उसे कोई नहीं खरीदेगा। उसको उसको सोरोस ने खरीद लिया था, उसका दिवाला निकल गया है। आप वो भी समझ लो ना। उसको क्या बोलते हैं, बाइडेन ने खरीद लिया। बाइडेन की हालत देखो, रघुराम राजन की हालत देखो। रघुराम राजन कबूल करने लगा कि यार यूपीए के समय ही बैंक लूटे गए, ये कबूल करने लगा है। वो कहते हैं ना कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागना शुरू करते। 15-20 दिन पहले रघुराम राजन ने मानना शुरू कर दिया ये सब एनपीए वगैरह थे, मल्ल्या वगैरह थे, ये हमारे जमाने के हैं। ये खुद बिना पूछे बोलने लगा है। तो बात साफ है। अब राहुल गांधी की हालत मल्ल्या से भी बुरी होने वाले, नीरव मोदी से भी बुरी होने वाली है। ये मुखौटे लगाकर, मोदी और अदानी के मुखौटे लगाकर पार्लियामेंट की कैंपस में इंटरव्यू ले रहा था ना। अब किसका इंटरव्यू लेगा? किसका इंटरव्यू लेगा? तो चलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी प्रॉब्लम है, और उसको ही आप जब तक सॉल्यूशन मानोगे तो ये प्रॉब्लम से निकलने वाले नहीं है। ये सच्चाई स्वीकारनी पड़ेगी, और राहुल गांधी को भी स्वीकारना पड़ेगा। देखो, मुझे कुछ 4-5 साल पहले की बात है, खड़गे वगैरह का चुनाव वगैरह वो चर्चा चल रही थी। तब एक चैनल पे पूछा गया था, एक चैनल पर पैनल में मैं था, तो मुझे पूछा गया कि कौन अच्छा होगा कांग्रेस का अध्यक्ष और कौन चला सकता है। तो मैंने बोला कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में बैठा कोई एक लीडर मुझे ऐसा दिखाओ कि चर्चा चल रही है और राहुल गांधी, प्रियंका या सोनिया गांधी बीच में बोल गए ए चुप बैठो। ऐसा दम देने वाला अगर कोई है तो दिखाओ, मैं बोलूंगा इसको अध्यक्ष बनाओ, ये पार्टी चलाएगा। ये हिम्मत ही गवा चुके हैं, वो बोलने की हिम्मत गवा चुके हैं। तो इसमें से कोई भी पार्टी नहीं चला सकता, उसको बाहर से आना पड़ेगा, बाहर से आना पड़ेगा। तो और कांग्रेस केजरीवाल के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, केजरीवाल के बारे में क्या विचार है आपका? ये केजरीवाल और राहुल गांधी में भी लड़ाई होने वाली है दिल्ली इलेक्शन में, तो इसमें कौन विजयी आपको दिख रहा है? नहीं, वो दोनों हारने वाले हैं। मेरा तो अंदाजा ये है कि राहुल गांधी, केजरीवाल अपने चुनाव क्षेत्र में भी शायद हारेगा। और लोग देखो, एक होता है, लोग इंतजार करते, बहुत इंतजार करते। हमारे देश के लोग बहुत सहनशील है, बहुत पेशेंट है। वो आपको देखो, हमारी सीख क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गुनाह तक माफ करने की सहूलियत दी थी। जब जब पूछा गया वो बोला मैं गिन रहा हूं, अभी 100 पूरे नहीं हुए। ये रिपीटेड आता है ना, रिपीटेड आता है। तो केजरीवाल ये भूल गए कि हनुमान के मंदिर में जाओ, राम की मंदिर में जाओ। अरे कभी भगवान के मंदिर में भी जाओ और देखो। हनुमान, श्री कृष्ण के इतिहास में, कथाओं में शिशुपाल नाम का चित्र है। वो भी 99 अपराध होने तक बिल्कुल कट्टर ईमानदार था, और जिस दिन 100 का घड़ा भर गया, कट्टर ईमानदार रहा नहीं। तो बात साफ है, केजरीवाल, मेरा देखो, राहुल गांधी को केजरीवाल को हराना है, बीजेपी को हराना ही नहीं है। उनकी आइडिया साफ है, हमको जीतना नहीं है, हमको केजरीवाल को हराना है। और केजरीवाल को हराते हराते हमारा जो वोट शेयर वो लेके गया है वो वापस लाना है। आज कांग्रेस की दिल्ली विधानसभा के चुनाव की रणनीति साफ है, उनको अपना वोट शेयर आहिस्ते आहिस्ते वापस लाना है। और इसलिए केजरीवाल को हारना पड़ेगा, हारना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को जीतना नहीं है, कांग्रेस को अपना वोट शेयर वापस लाना है।
और ये दोनों आपस में लड़ रहे और पूरा मीडिया देख नहीं रहा है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं आरएसएस की स्ट्रेटेजी क्या है, बता दूं। कल परसों मजाक नहीं है, शरद पवार ने जो आरएसएस की सराहना की है, उसका कारण अभी अभी उनको पता चला है क्या हुआ है। बारामती लोकसभा चुनाव में एक पुरंदर नाम की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट चुनकर आया है। उनका जो असिस्टेंट है, मेरा दोस्त है, वो परसों मिलने आया था मुझे। उसने बोला कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट था, वहां बीजेपी वाले हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस वाले अलग से काम कर रहे थे। पुरंदर चुनाव क्षेत्र के लिए एक अलग आरएसएस का लीडर अपॉइंट किया गया था और वो हमसे बात तक नहीं करता था, क्या नमस्कार ठीक, कुछ बोलता तक नहीं था चुनाव के बारे में। लेकिन हमने वॉच किया तो जो आरएसएस वाला उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का घर में बैठा है, काम नहीं कर रहा है, उसको पकड़कर काम में लगाता था। देख, यही एकनाथ का कैंडिडेट हमारा आरएसएस का कैंडिडेट है, उसको चुनकर आना ही है, उसको चुनकर लाना है। ये बीजेपी वाले नहीं कहते थे, आरएसएस वाले कहते थे ना। एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता करते थे, ये आरएसएस के लोग करते थे। और परसों शिरडी में जो अमित शाह बोले कि आपने एक बढ़िया काम कर दिया कि यूपी के हर कैंडिडेट को अपना मानकर चुनकर लाने की कोशिश की। ये बात समझ लो, तो वही बात दिल्ली में हो रही है। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान है मीडिया का, लेकिन आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं ये किसको पता नहीं, क्योंकि आरएसएस में कोई संजय राउत है नहीं, रोज सुबह 9 बजे आता नहीं है ना। तो खबर आएगी कहां से, खबर कहां से आएगी। अब देखिए आरएसएस की टारगेट क्या है दिल्ली में। आरएसएस की टारगेट देखो, भूल जाओ राहुल गांधी, केजरीवाल वगैरह वगैरह, केजरीवाल को भी पता नहीं है। बीजेपी का आरएसएस का टारगेट ये है कि लोकसभा में हम 52, 53, 54 तक पहुंच जाते हैं परसेंटेज में, विधानसभा में 35 से 38 पर आकर अटक जाते, तो हमारा 15, 16, 17% निकल जाता है विधानसभा में, जो तीसरी बार हमारे पास आया अबव 50। तो ये जो विधानसभा में 12 से लेकर 16% तक घटता है, उसमें से 8 से 10% रोकने की कोशिश करेंगे। है जो 38% वो तो आने वाला है, 36% आने वाला है, लेकिन लोकसभा में हमारे पास आता है और बाद में चला जाता है, उसमें से 8 या 10% रोकने की पूरी ताकत लगाई जाएगी। और उसमें से 7 या 8% बच गया तो केजरीवाल 52% से डायरेक्टली कहा आता है 45%। कांग्रेस राहुल गांधी मिलकर अगर और 5-7% निकाल लेते हैं तो केजरीवाल पहुंचता है 38-36% तक, और बीजेपी जाती है 38 से 7%, 45%। तो मेजॉरिटी यानी कम से कम 45 से 50 सीटें जीत कर लाना ये टारगेट है। 45 से ऊपर होगा बोनस है। अब इसका पता तक जिनको नहीं, वो केजरीवाल हो या राहुल हो, हाँ वो बीजेपी से लड़ रहे, लेकिन असली लड़ाई जो है, फ्रंटल लड़ाई जिसको बोलते हैं, वोटिंग बूथ पर चुनाव की असली फ्रंटल लड़ाई जो होती है वो बूथ पर होती है। और बूथ पर बीजेपी नहीं लड़ रही है, बूथ पर आरएसएस लड़ रही है। और ये जो स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में जिन्होंने बनाई और 6-7% का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया, वो शपथ विधि होने तक भी महाराष्ट्र में नहीं रुके थे। वो 23 तारीख को काउंटिंग हो गया, 23 नवंबर को, 25 नवंबर को वो लोग मुंबई से निकलकर दिल्ली चले गए। तो 23 नवंबर से आज तक की तारीख दिन कितने हुए गिनो। वहां से वो आरएसएस के लोग जिन्होंने महाराष्ट्र में चमत्कार किया वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक भी खबर मीडिया में नहीं है। हम भी यहां बैठे चर्चा राहुल गांधी
केजरीवाल की कर रहे, शायद विधोड़ी की भी करेंगे, अलका लांबा की करेंगे, नुपुर शर्मा की करेंगे, लेकिन आरएसएस की नहीं करेंगे। हम चर्चा मोदी की करते हैं, डोभाल की नहीं करते। असली खिलाड़ी तो डोभाल होता है। तो इसलिए केजरीवाल का क्या होगा, जो होना है वो दे दो। सवाल 45 सीटें जीतनी है और उसके आगे जितना होगा बोनस होगा। तो आप ही सोचो केजरीवाल का क्या होगा, राहुल का क्या होगा, संदीप दीक्षित का क्या होगा। शायद संदीप दीक्षित को चुनकर लाया जाएगा और आरएसएस की मदद से जिताया जाएगा। इससे ज्यादा मत बुलवाओ। ये तो बड़ा रहस्योद्घाटन है। क्या कहते हैं आप ओंकार जी? देखिए, मैं पहले भी कह चुका और आपके ही चैनल पर कहा, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के इस समय अपने 14 चीफ मिनिस्टर हैं और 7 स्टेट ऐसे हैं जहां उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं और चीफ मिनिस्टर हैं। एक लद्दाख को भी लगा लो तो 22 स्टेट ऐसे हैं जहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। हिंदुस्तान का भी नक्शा जब हम देखते हैं इलेक्शन का, तो पूरा भगवा में घिरा हुआ नक्शा दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक ये छोटा सा पार्ट दिल्ली, जो आधा अधूरा राज्य है, बस इसका महत्व इसलिए है कि ये देश की राजधानी भी है और इसका महत्व शायद इसलिए भी है कि पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार नहीं बन पाई। पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही शीला दीक्षित के नेतृत्व में और उसके बाद फिर ये अरविंद केजरीवाल लगातार चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। कहने का आशय ये है कि जो दिल्ली लोकसभा चुनाव में 3 बार से 2014, 2019, 2024 सातों की सातों सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डाल रही हैं, ये वैसे ही है जैसे वो पुल बन रहा था और एक गिलहरी जो है वो लेट लेट करके और समुद्र में रेता छोड़ रही थी कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है आपको प्रधानमंत्री बनाने में, आपके पुल बनाने में। तो दिल्ली का वैसा ही कंट्रीब्यूशन है, 7 ही सीटें हैं, लेकिन सातों की सातों नरेंद्र मोदी को मिल तो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में राज्य सरकार होना या नहीं होना उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना खुद दिल्ली के नागरिकों के लिए इसका फर्क पड़ना चाहिए। 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और 2013 के 14 के इनके भाषण उठा करके देखिए। खास तौर से जब ये दिल्ली में भाषण दे रहे थे लोकसभा चुनाव में, तब इन्होंने कहा था कि इस दिल्ली को विश्व स्तरीय क्यों नहीं बनाया जा सकता है। ये जो गंदगी है, ये जो नाले बह रहे हैं, ये जो यमुना प्रदूषित है, ये जो पोल्यूशन की समस्या हर सर्दी के शुरू होते ही आ जाती है, पेयजल संकट की आ जाती है और बिजली की भी दिक्कत है, और सड़कें हों या इसका लुक हो, ओवरऑल दुनिया भर के देशों की जो राजधानियां होती हैं वो इतनी लकदक और बिल्कुल एकदम स्मार्ट सिटी की तरह है, तो वैसा दिल्ली को क्यों नहीं बनाया जा सकता है। तो ये बात अगर दिल्ली वाले लोगों की समझ में नहीं आ रही है तो इसमें गलती किसकी है? इसमें नरेंद्र मोदी की गलती है या भारतीय जनता पार्टी की गलती है या दिल्ली की उस लालची जनता की ये गलती है जो छोटे छोटे लालच में कि साहब 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, बस में हमारी घर की लेडीज फ्री में घूम रही हैं, इसी तरह के जो छोटे छोटे लालच दे करके दिल्ली को बर्बाद करवाया गया है। तो ये मौका है, इस समय मौका है जब आप देख रहे हो कि वो जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहा था, जो इस देश की राजनीति बदलने के लिए आया था, जो अपने बच्चों के सिर की कसम खा रहा था, ना भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लूंगा ना दूंगा, ना कांग्रेस को समर्थन दूंगा ना लूंगा, उसने वो काम भी किया। उसने 54 करोड़ का शीश महल भी खड़ा कर लिया।
वो अब लंबी चौड़ी गाड़ी में भी चलता है, वो सिक्योरिटी में भी चलता है, वो दुनिया भर के झूठ बोलता है और अगले 5 साल में यमुना को साफ कर दूंगा, घाटों पर बैठ करके परिवार के साथ आप मजे लिया करेंगे शाम को। अब कौन से मजे ले रहे हैं? इन्हीं की सहयोगी स्वाति मालीवाल अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के गंदगी के, कीचड़ के और उस सब के जो है दीदार करवा रही हैं पूरे देश को। तो ये एक एक्चुअल में या तो समझ की कमी है या छोटे छोटे लालच हैं। और एक पॉपुलेशन अभी भी दिल्ली में ऐसी है, मैं ये स्वीकार करके चलता हूं कि जिनकी जिंदगी में ये छोटे छोटे लालच, ये छोटी छोटी रियायतें भी मायने रखती है। मुझे लगता है कि इसी चक्कर में वो लगातार एक गलत आदमी को सत्ता सौंपते आ रहे हैं। अब इनकी शिनाख्त हो गई है, इनकी पहचान हो गई है, पूरा जो एक इकोसिस्टम इनके साथ लगा रहता था, अब काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक इकोसिस्टम तैयार किया है। सोशल मीडिया मंचों को देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए, उसमें अब काउंटर करने के लिए लोग बैठ गए हैं और चीजें नियोजित तरीके से इस बार सिरे चढ़ी हैं। प्रधानमंत्री के जो 2 कार्यक्रम हुए हैं चुनाव की घोषणा से पहले, उसमें उन्होंने भी आपदा जैसे शब्द को परोस दिया है लोगों के सामने कि भाई आप लोग जब बात करें तो इस शब्द को ध्यान में रखें और कोरिलेट करें इनको और दिल्ली की जनता को समझाएं। अभी सीईसी की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें नरेंद्र मोदी का कहना था कि भाई दिल्ली के लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा बढ़ा है, लेकिन अभी जो इनके झूठ हैं उनको और एक्सपोज करने की जरूरत है। तो मुझे तो लगता है कि जो भाऊ कह रहे हैं, मैं उससे सहमति व्यक्त करता हूं। ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसके बाद इनके वास्तव में वो बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, जिसकी इनको अच्छे तरीके से कल्पना भी है और ये समझ भी रहे हैं कि इनके साथ होने क्या वाला है 8 फरवरी के रिजल्ट आने के बाद। जी। एक बात और पूछनी है भाऊ, ये बताइए कि ये महाकुंभ को लेकर ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो इतना उथल-पुथल में क्यों है? क्यों इसमें जो है इतना मेल्ट डाउन टाइप का हो रहा है? नहीं, उनको देखो क्या होता है, इनके समझ में वो नहीं आ रहा है कि वो जिसके साथ लड़ना चाहते हैं उसको कम से कम समझने की कोशिश करे। आप देखिए, आज दुनिया भर की चीजें आप देखें, पूरी दुनिया देखे तो आज दुनिया में एक ही स्टेबल गवर्नमेंट या स्टेबल राजनेता है जिसका नाम मोदी है, जिसके पास मेजोरिटी नहीं है। अमेरिका से लेकर, चाइना से लेकर आप पुतिन तक जाओ, साउथ क्या बोलते वेस्ट एशिया से लेकर साउथ अमेरिका तक जाओ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तक जाओ, पूरी दुनिया जो है वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये इंसान अगर ट्रूडो को नाक रगड़ने तक लाता है, इस्तीफा देने की हालत पैदा कर देता है, इलन मस्क को खड़ा कर देता है, सोरोस की हालत बुरी हो जाती है, बाइडेन हार जाता है, तो कहां तक इसकी पहुंच है वो समझना पड़ेगा। जो ट्रंप ने बोला था, ही इज हार्ड बार्गेनर, तो ये बोलेगा नहीं लेकिन जो करता है उसका इंपॉर्टेंस हमें समझना चाहिए। तो गावस्कर इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है और गली में भी बैट हाथ में नहीं पकड़ी, वो उठकर अगर चैलेंज करने लगे गावस्कर को, तो क्या क्रिकेट का मजाक बना दे? तो आप इतना मजाक नहीं होता ना। आप उठकर केजरीवाल इसको चैलेंज करेगा और कोई कन्हैया कुमार उठेगा, संजय राउत उठेगा, उद्धव ठाकरे उठेगा। अरे आप किसके बारे में बात कर रहे हो पता तो है आपको? आपको पता नहीं है आप किसके साथ लड़ रहे हो। आप तो जिसको चिरकुट भी नहीं बोल सकते हो मोदी की तुलना में। और एक बात आप देखिए कि 282 या 303 सीटें थी, उससे भी रिस्की डिसीजंस आज नरेंद्र मोदी उठा रहे, ले रहे। उसका मतलब क्या है? बात साफ की है मोदी ने, नायडू हो या नीतीश हो और कोई हो, वो खुले आम बोल रहे कि गिरा दो सरकार। मोदी चैलेंज कर रहे, मैंने तो एक वीडियो बनाया,
कि मोदी खुद ही सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि मोदी को मालूम है सरकार गिराने से मतलब नहीं निकलता। आप सरकार गिराओगे तो सरकार बनानी भी पड़ती है, और आप नहीं बना पाओगे तो मिड टर्म पोल आ जाएगा, और मिड टर्म पोल आ जाता है तो क्या कांग्रेस 99 सीटें फिर से जीत पाएगी? क्या अखिलेश यादव फिर से 37 सीटें लोकसभा में चुनकर ला सकते हैं? मिड टर्म पोल होता है तो क्या होगा ये सोचो। तो मिड टर्म पोल के लिए सरकार गिरानी चाहिए, और इसलिए खुद मोदी को इंटरेस्ट है। इसलिए जो सबसे क्या बोलते हैं हम, जुआ बोलते हैं, वक्त खो, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, सीआरसी कानूनी किसान कानून, वो सब लेके क्यों आ रहे? मोदी चाहते हैं कि सरकार गिराई जाए, और अगर मोदी अगर सरकार गिराना चाहते तो ये सारे के सारे लेफ्ट और ये इतने बौखला गए कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कुंभ में जाए या ना जाए, डुबकी मारे ना मारे, कुंभ के बारे में क्या पॉलिसी ली जाए इसका पता नहीं हो रहा है। क्योंकि दुनिया भर कुंभ के बारे में जो क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है, 2 दिन से हम खबरें देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान हो, सऊदी हो, वहां से ज्यादा गूगल किया जा रहा है कुंभ के बारे में। तो ये इनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बात ये है कि जहां से इस्लाम शुरू हो गया, वो अबू धाबी हो, सऊदी अरेबिया हो, मक्का मदीना हो, वो लोग भी खुद को इस्लामी मानने से इनकार कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एमबीएस बोलता है कि हमारी आइडेंटिटी अरब है, इस्लामी है, हमारी आइडेंटिटी नहीं है। तो ये बेचारे हमारे यहाँ के मौलाना और मौलाना के जो अनौरस लेफ्टिस्ट पुत्र है, उनकी तो क्या बोले, पुरखे ही नहीं बचे, पुरखे ही नहीं बचे उनके। तो इनका मेल्टडाउन इसलिए हो रहा है कि उनको पता नहीं चल रहा है तो जाए कहाँ। वो गाना है ना, 2 बेचारे बिना सहारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे, हाथ में चाबी लगनी, जहां लगाए वो ताला कहाँ है उसका पता नहीं है, और बोलते चाबी तो मेरे पास है। अरे बिल्कुल तेरे पास चाबी, लेकिन ताला कहाँ है वो पता नहीं है। और ये इसकी हालत इनकी हो गई है कि करे तो क्या करे, कुंभ के बारे में क्या करे, दिल्ली के बारे में क्या करे, बाद में बिहार के बारे में क्या करे, सरकार गिराए तो गिराने के बाद क्या करे, सवाल के जवाब नहीं है, और सवाल के सवाल मोदी दागते जा रहे और बोलते हैं ना गिरा के दिखाओ। मैंने एक बार तो कहीं बोल दिया था कि हम कॉलेज में थे, उस वक्त की बात है, वो उस वक्त क्या कोल्ड वॉर चल रहा था। वो अरे इसने कोई बड़ा बना दिया, उसने कोई और बड़ा बना दिया, क्या तो मिसाइल बना दिया, एटॉमिक मिसाइल बना दिया, वो बहुत चर्चा चलती थी और डराया जाता था, अरे बाप रे बाप, एटॉमिक वॉर हुआ तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। नागासाकी पर डाला, उससे 10 गुना बड़ा एटम बम बना लिया। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनको मैं बहुत मानता हूं, उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, यार क्यों डरा रहे हो, गिरा दो ना, गिरा दो, जो कुछ तुम्हारे पास एटॉमिक है वो गिरा दो, साले भीख मांगोगे, हम तो पहले से भिखारी है, तुमको लाइन में पीछे आकर खड़ा होना पड़ेगा। तो जो लोहिया बोलते थे ना कि एटम बॉम्ब की, एटम वॉर का डर हमें मत बताओ, गिरा दो, मोदी आज उस पोजीशन में है, बोलता है सरकार गिरानी है, गिरा दो, कुंभ के मामले में भी गिराओ और किसी मामले में गिराओ, लेकिन मिड टर्म पोल के लिए तैयार हो जाओ। और इसी का डर है, डर उसका है। तो मोदी रहे अच्छा है, लंगड़ा बन के रहे तो अच्छा है ना, कम से कम नीतीश नीतीश नायडू नायडू बोल के डरा तो सकते हैं, गिरा नहीं सकते, डरा तो सकते हैं। और फिर से मिड टर्म पोल हो जाए और ये 350 के पार हो गए, शायद 400 पार हो जाए, तो क्या करेंगे? भाऊ इसमें एक बात जोड़ता हूं मैं। देखो नीतीश जो है वो फिर से दौड़ा दौड़ा इधर ही आ गया, नरेंद्र मोदी के पास ही आ गया। और आंध्र प्रदेश में जब 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव होने वाले थे
तो ये नायडू ने पलटी मारी थी और ये रोज दिल्ली आता था और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नई नई शॉल ओढ़ाता था। 2019 में क्या हुआ था उसका, और नीतीश को भी पता है कि वो लालू के और कांग्रेस के साथ चला गया तो उसका क्या होने वाला है। और नायडू अब कभी नहीं जाएगा। नायडू को पता है कि कहाँ शांति है और कहाँ अशांति है। इनके आप अपने बिल्कुल लोग। सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि वो नायडू नायडू जानता है कि बीजेपी के पास पार्टी में नायडू के लिए अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन आंध्र की राजनीति में उनके सामने वो क्या बोलते हैं उसका नाम, कल्याण, क्या बोलते हैं, पवन कल्याण, वो एकनाथ शिंदे लाकर खड़ा कर दिया ना उधर, तो नायडू सही। जानता है क्या होगा। तो ये समझना जरूरी होता है। देखो, फैक्ट्स होते हैं, लेकिन कहाँ का गेम कहाँ घूम सकता है। तो ये खेलने के लिए दूसरी बात एक होती है ना, कि जो आपके आशुतोष है या और कोई लोग है, उनको खेलने के लिए भी कुछ खिलौना रखना चाहिए ना। तो मोदी जी ये खिलौना रखते हैं, हाँ हाँ नीतीश को डरते हैं, वो दिखाना भी पड़ता है ना। तो बच्चों को आप खेल में रखो तो मेल डाउन आसान हो जाता है। तो ये तो बताएं बाबू कि ये उद्धव ठाकरे जो है, ये संजय राउत को साथ में लेके या अलग से महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या मालूम है जाएंगे। वो देखो, वो स्नान करने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनको अब पता चल गया है कि अपना तो बोरिया बस्तर लपेटना बाकी है। क्योंकि अब लास्ट होप उनका जो है वो बीएमसी पर है, और बीएमसी हाथ से निकल गई। मैं ये नहीं मानता कि बीएमसी की सत्ता उद्धव को चाहिए। उद्धव इतना ही चाहता है कि बीएमसी में कम से कम 50-60 अगर उनके कारपोरेटर हो गए तो आवाज उठाने की जगह रहेगी। लेकिन उनको 50-60 कारपोरेटर चुनकर लाना भी आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कुछ उनके पास बचे हैं वो भी रुकने के लिए राजी नहीं है, निकले जा रहे, निकले जा रहे। और इसके कुंभ में डुबकी लगाना वगैरह ये ब्रेकिंग न्यूज के लिए अच्छी होती, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इनको होप था कि कुछ भी करके वापस चले जाएंगे। लेकिन जिस ढंग से आरएसएस ने जो हमारे अमित शाह बोले कि भाई आपने मित्र दलों के उम्मीदवार को भी अपना मानकर चुनकर लाया, तो इससे जो मैथमेटिक्स चाहिए था विधानसभा में, वो 2 महीने पहले तय किया था कि भाई मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो भी जो मित्र दल है वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे। यहां आकर 232 का मतलब क्या है? 232 तो है, लेकिन मित्र दलों में और 17 एमएलए है, और 17 एमएलए बीजेपी के हैं। हमारे एकनाथ शिंदे के मुर्जी पटेल अंधेरी इससे चुनकर आए हुए हैं। वो तो चुनाव का अर्जी भरने के एक दिन पहले तक बीजेपी थे। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो जो जिस ढंग का आंकड़ा चाहिए था वो लाया गया है, और वही यूपी में भी होगा, अपना दिल्ली में भी होगा। और उद्धव ठाकरे जानते हैं कि अगर बीएमसी हाथ से गई तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि शिवसेना ये अकेली संगठना, अकेली पार्टी ऐसी है जो मुंबई में बनी तो असेंबली या पार्लियामेंट्री चुनाव क्षेत्र के कारण नहीं बनी, वार्ड के कारण बनी। इसका मुख्यालय भी नहीं था 10 साल, 75 में इसका मुख्यालय बना। लेकिन उसके पहले शिवसेना हर वार्ड में थी, वार्ड में शाखा का छोटा छोटा ऑफिस होता था। अगर वार्ड का ऑफिस भी नहीं बचेगा तो शिवसेना नहीं बचेगी, उद्धव नहीं बचेंगे। उद्धव जानते हैं, और इसलिए इसलिए वो बौखलाए, डरे हुए हैं कि अब सर्वाइवल कैसे, अब सर्वाइवल कैसे। और आप बहुत सारे लोग हैं जो चाहते दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत का मामला लेकर इनको जेल में डाल दे। नहीं, वहां से रिवाइवल शुरू हो जाता है। वो रिवाइवल नहीं करना है। देखो, शतरंज का जो बिछात होती है
उस पर राजा को मारा नहीं जाता, राजा को कॉर्नर किया जाता है, वो विड्रॉ कर लेता है। तो ये राजनीति शतरंज जैसे चलती है। और पवार परसों बहुत गुस्सा हो गए, तड़ी पार बोलने लगे। तो उसका कारण वो जानते हैं, उनकी जड़ें जहां बसी है वो उखाड़ने की कोशिश में अमित शाह लगे हुए हैं। अमित शाह कोऑपरेटिव मिनिस्टर है और पुणे से चुनकर आए हुए मुरली मनोहर फर्स्ट टर्म के एमपी है, उनको दिल्ली में कोऑपरेटिव का राज्य मंत्री बनाया गया है। समझ रहे हैं आप? पूना वेस्ट महाराष्ट्र में आता है। और शरद पवार की जड़ें सबकी सब ने 90% शरद पवार की जड़ पर्सनल कोऑपरेटिव में है। तो अमित शाह बोल रहे हैं कि ये पीठ में खंजर खुपसते हैं। और अमित शाह का राज्य मंत्री कौन होता है? मुरली मनोहर। तो तड़ीपारी की याद शरद पवार को क्यों आई वो समझ लो। पहले ही जो 5 जिले हैं उसमें सिर्फ 5 एमएलए शरद पवार के बचे हैं। सातारा और कोल्हापुर 2 डिस्ट्रिक्ट में शरद पवार का एक एमएलए तक नहीं आया। तो शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, 2 बेचारे बिना सहारे, पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। ये है राजा, वो है राणा, ये मस्ताना मैं दीवाना, दोनों मिलकर गाए गाना। लेकिन तो इसके लिए देखना पड़ता है कि 5 डिस्ट्रिक्ट में उनकी हालत क्या हो गई है। उद्धव ठाकरे की हालत क्या है? 20 में से 10 सिर्फ मुंबई के हैं, बाकी पूरे महाराष्ट्र के सिर्फ 10 एमएलए उद्धव के हैं। 10 सिर्फ मुंबई के और बाकी महाराष्ट्र सिर्फ 10। तो इनकी हालत उस गाने जैसी हो गई है। अब आपने अभी एक इंटरव्यू में बोला था कि हिंदुत्व अपनाने से पहले बाल ठाकरे जो थे वो कम्युनिस्ट बनना चाहते थे। तो उद्धव ठाकरे के पास ये तो ऑप्शन है, वो भी कम्युनिस्ट बन सकते हैं। नहीं, वो क्या बन सकते? वो कुछ भी नहीं बन सकते। वो कुछ भी नहीं बन सकते। वो जो मैंने बोला था उस इंटरव्यू में एबीपी नेटवर्क के लिए, तो वो बात ये थी कि बाला साहब का दावा ये था, वो नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ वगैरह नहीं थे। वो मानते थे कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बर्डन हो रहा है, तो मुंबई में आने के लिए, रहने के लिए कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो उस वक्त हमारे नवाकाल करके डेली है, उसके एडिटर मास्को जाकर आए थे सोवियत यूनियन में, और उन्होंने कुछ 8-10 एडिटोरियल लिखे थे। तो उन्होंने मास्को के बारे में जो लिखा था कि मास्को में कोई रशियन सिटीजन भी नहीं आ सकता, उसको परमिशन लेना पड़ता है, वीसा लेना पड़ता है। तो वो आइडिया बाला साहब को बहुत पसंद आई थी। उम्र ये बहुत, तो उसकी किताब एडिटोरियल की निकली थी, उसका नाम था प्रैक्टिकल सोशलिज्म। तो बाला साहब को ये आइडिया पसंद आ गई। तो कॉमरेड एस.ए. डांगे, उनके दामाद थे बानी देशपांडे, और लेफ्टिस्ट के एक पब्लिशर थे वावी भट्ट, वो दोनों 2 महीने 2.5 महीने मातोश्री पर जाकर दास कैपिटल बाला साहब को सिखा रहे थे। और उसी दरमियान यूके में रविंद्र म्हात्रे जो हमारे डिप्लोमेट थे, उनकी हत्या हो गई, जेके एलएफ वालों ने की थी। तो बाला साहब बहुत गुस्से में आ गए, बोले ये मराठी ये है लेकिन इसको हिंदू करके मारा है, तो हमको पूरे हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। और बाला साहब ने आरएसएस वगैरह हिंदू सभा सबको इकट्ठा बुलाकर मीटिंग की, उसमें तो कुछ निकला नहीं, लेकिन बाला साहब कम्युनिज्म छोड़कर हिंदुत्ववादी हो गए। तो ये उद्धव को भी याद है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो उसके पास ऑप्शन क्या है? उसके पास ऑप्शन है रिटायर हो जाना। वो पूरा डुबकी मारने के लिए कुंभ में जाने के बजाय बची कुची शिवसेना है वो संजय राउत को दे देना। अरे भाई ये क्या उबाठा जो बची है वो जाके महाकुंभ में अच्छे मुहूर्त पर इसका विसर्जन कर देना। यही उनके पास अल्टरनेटिव बचा है, ऑप्शन नहीं है। ओंकार जी ये बताइए कि अखिलेश बाबू जो हैं
वो प्रयागराज में तो जाते नहीं स्नान करने, लेकिन हरिद्वार में जाके और फिर वहां पर गंगा जी में नहाते हुए मकर संक्रांति को अपना फोटो शेयर करते हैं। और इसी तरह से राहुल गांधी जो है वो राम मंदिर नहीं जाते, वो काशी विश्वनाथ में अपना फोटो शेयर करते हैं। तो ये क्या चल रहा है? आवाज नहीं है। जी, आवाज बंद है। जी जी। तो इस समय हम प्रयाग नगरी में जो दृश्य देख रहे हैं, जो आस्था का महाकुंभ उमड़ते हुए देख रहे हैं, और देश ही नहीं 60 से अधिक देशों के जो भक्त आए हैं और वहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ऐसा लगता है कि विचलित हो गए हैं इसको देख करके अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी। और अखिलेश यादव की तो मजबूरी भी है, क्योंकि अभी मिल्कीपुर में वोट पड़ने हैं 5 फरवरी को। तो बकवास करना, ट्वीट करना, यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है, पोल तो गड़ गए हैं, उन पर अभी तार नहीं खींचे हैं, बद इंतजामिया है। एक दो महिलाएं बैठी हुई हैं, उनका एक वीडियो जो है ट्वीट कर रहे हैं। मुझे कई बार लगता है संजय जी कि ये आदमी 5 साल मुख्यमंत्री रहा है क्या वाकई उत्तर प्रदेश का? क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री रह लिया है तो उसमें कम से कम कुछ तो गंभीरता आ जाती है, कुछ तो संजीदगी आ जाती है, या कुछ तो कम से कम पता होता है कि प्रशासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर जो संबंधित विभाग होते हैं वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं, और कितनी बड़ी चुनौती होती है इतने बड़े मेले का इंतजाम करना। महाकुंभ 144 साल बाद आया है, 12 किलोमीटर के दायरे में इसका विस्तार किया गया है, बहुत सारे घाट बनाए गए हैं, 56 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, और वहां पर कोई कूड़ा करकट दिखाई भी नहीं देता है, उसकी भी व्यवस्था की गई है, लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो, खांसी जुकाम ना हो, उसके लिए बड़ा अस्पताल मेला क्षेत्र में बना दिया गया है, छोटे छोटे अस्पताल बना दिए गए हैं। आप किन्हीं दो महिलाओं की जो बातचीत है उसका वीडियो आप जारी कर रहे हो, ये कहते हुए कि साहब देखिए क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पे। वो क्या कह रही हैं कि जी हमें तो चाय भी अपनी जेब से खरीदनी पड़ी। अरे भाई, चाय पिलाने का भी क्या सरकार का दायित्व होता है? मतलब कोई अगर ना समझी में कोई ऐसी बात कह रहा है, उसका वीडियो आप साझा कर रहे हो, और कहीं 12-13 किलोमीटर दूर जाकर के गंगा के किनारे कहीं कोई मान लिया कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, उसको लेकर के आप जारी कर रहे हो। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आप खाली बिजली के पोल का, तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये इनकी कुंठा है। और इनकी स्मृति में 2013 में जो स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु मारे गए थे, आजम 36 खान लोग को। मारे गए थे। जी हाँ। तो ये सब चीजें इनके दिमाग में हैं। ये जो वो होती है ना एक काग चेष्टा, कि ये लोग कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी हो गई ना, ईश्वर करे ना हो, और होने की कोई संभावना दूर दूर तक भी नहीं है जैसे इंतजाम है, नहीं तो करवाने लेकिन का अगर, प्रयास करेंगे। वही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई छोटी मोटी हो भी गई ना, उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश करेंगे, अखिलेश भी, राहुल भी, पूरा इकोसिस्टम भी, वामपंथी भी, सारे टूट पड़ेंगे उस पर। अब तो सारी दुनिया कौतूहल से देख रही है जितने लोग यहाँ आ रहे हैं और जिस तरह के इंतजाम है। मैं तो फॉरेनर्स के वीडियो देख रहा था, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं व्यवस्थाओं की कि साहब, हाँ, अभूतपूर्व है, हम सोच के ही नहीं आए थे कि ऐसी व्यवस्थाएं होंगी। तो ये वो लोग हैं, अब इनकी मजबूरी बन गई है, प्रेशर इतना ज्यादा आ गया है, वरना तो इनको जवाब देना चाहिए ना। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी ना भगवान राम की प्रतिमा की, क्यों नहीं गए आज तक ये वहां पर? और जिनको ये अयोध्या का राजा बता करके प्रचारित कर रहे थे दिल्ली में पार्लियामेंट परिसर में खड़े होकर के बेशर्मी के साथ, अवधेश प्रसाद,
अब अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट जरा जीत करके दिखा दे, जो वहां से खबरें आ कह रहा रही था हैं। वो वहाँ आज उन्होंने जारी किया है एक ट्वीट, उसमें कहा है कि साहब कि यहाँ पर देखिए जो अधिकारी लगे हुए हैं इलेक्शन से संबंधित, उसमें पीडीए वाले तो हैं ही नहीं, तो हम कैसे जीतेंगे। तो ये मजाक जो है इनको भारी पड़ेगी, मैं इसको मजाक कहता हूं, जो ये मजाक करते रहते हैं। लगता ही नहीं कि पॉलिटिशियन हैं और 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत बचकानी हरकतें करते हैं। इनके सारे ट्वीट, इनके सारे बयान, इनकी सारी हरकतें यही शो करती हैं कि ये वाकई ठीक है। मुलायम सिंह यादव के विचारों से हमारी भी सहमति नहीं है, लेकिन कम से कम वो नीचे से संघर्ष करते हुए तो ऊपर तक आए थे। ये लोग तो गमलों में उगे हुए पौधे हैं। इनकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं गमले में लगाए गए पौधे की, बस इनके आचरण से हम और आप पता लगा सकते हैं। जी, तो भाऊ से और एक ले लेते हैं कमेंट लास्ट में कि अब कौन सी तपस्या आप देख रहे हैं राहुल गांधी को करते हुए। तपस्या की परिभाषा तो उन्होंने दे ही दी है। ये तपस्या कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। दाढ़ी तो बढ़ी हुई नहीं है। तपस्या का मतलब दाढ़ी बढ़ाना भी पड़ता है ना। हाँ, एक तपस्या शायद हो सकती है, वो क्या बोलते हैं, खाकी पैंट और सफेद टी शर्ट, वो ईमानदारी से पहन रहे हैं। वो शायद उनका व्रत है। वो पार्टी के हेडक्वार्टर्स के उद्घाटन में शायद एक दिन उतारा था। बाकी वो हमेशा कैमरा सामना आता है तो वो खाकी पैंट लेकर ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो जो थंबनेल के लिए फोटो बनाए जाते हैं यूट्यूबर्स के, उस ढंग से वो हमेशा खड़े रहते हैं। तपस्या क्या करेगा उसके लिए? देखो, तपस्या जो होती है उसके लिए आपको कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की जरूरत होती है। राहुल गांधी की चंचलता, ये क्या बोलते हैं उसको, मक्खी होती है उसके से। 1 मिनट में जाकर संडास पर बैठ जाएगी, दूसरे उड़ के बर्फी पर बैठ जाएगी। अपन कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ गंदगी ला रहे हो, कहाँ गंदगी फैला रहे हो, इसका भी दिमाग जिसको नहीं होता, उस ढंग से सोचने वाला इंसान तपस्या नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत एकाग्रता होना जरूरी होता है। अब लोकसभा चुनाव से अभी 6-7 महीने हो, ये 6-7 महीने में कितने मुद्दे उठाए? किसी एक मुद्दे पर आदमी डटकर खड़ा नहीं रहा। जातीय जनगणना है ना। हाँ, जातीय जनगणना है ना। नहीं, वो बीच बीच में आता रहता है। वो बच्चे खेलते हैं तो 4 दिन इस खिलौने से खेलते हैं, 8 दिन उस खिलौने से खेलते हैं। तो जाति गणना की बात होती रहेगी, बीच में अदानी भी आ जाएगा, लेकिन एक मुद्दे पर डटकर खड़ा रहना, वो लेकर लोगों के पास जाना। हमारा देवेंद्र फडणवीस को देखो या हमारे एकनाथ शिंदे को देखो, लाड़की बहना को लेकर वो खड़े रहेगा, डटकर खड़े रहे। उसके खिलाफ गए कुछ उद्धव ठाकरे वगैरह, उसके खिलाफ कांग्रेस वाले कोर्ट तक गए, लेकिन वो उस मुद्दे पर डटकर खड़े रहे। और चुनाव के नतीजे आने के बाद भी अपप्रचार चल रहा है। तो आज ही मैंने देखा, जो महिला मिनिस्टर है उसने क्लियर कर दिया, नहीं बहुत जल्दी 26 तारीख के पहले पैसे मिल जाएंगे, इस महीने के भी। तो उस मुद्दे पर खड़ा रहना पड़ता है, डटकर खड़ा रह। आप हिमाचल में जाकर बोलोगे खटाखट 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 और बाद में भूल जाओगे। कर्नाटक में जाकर खटाखट, अभी 2 दिन ठहरो, दिल्ली में शुरू हो जाएगा खटाखट खटाखट खट। 8 तारीख के बाद आपके खाते में खटाखट शुरू हो जाएगा, वो बोलने वाले। तो इसको तपस्या नहीं बोलते। तपस्या में एक बात होगा, जो कुछ आप नाम जप करते हो वो पकड़ के रखना पड़ता है। देखिए, राहुल गांधी ने तपस्या की परिभाषा दी है और उन्होंने कहना है कि शरीर में गर्मी लाने को तपस्या कहते हैं, जिसके लिए वो वियतनाम और थाईलैंड जाते हैं। ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, ऐसा कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा है। पार्लियामेंट में कहा है। अब तपस्या का मतलब अगर गर्मी होगा तो शरीर में गर्मी पैदा करने को तपस्या, शरीर में गर्मी पैदा करने को तपस्या कहते हैं। हाँ, वो तो अच्छा होता, नहीं कि नेपाल या तो नॉर्थ कोरिया चले जाते।
किंग जोंग इनका बड़ा स्वागत करता। वो तो सबसे बड़ा तपस्वी है। अभी सबसे बड़ा तपस्वी है। अभी वियतनाम तपस्या करने गए थे। हाँ, उसके पास जाकर शायद अच्छी दीक्षा वगैरह लेते। वो गर्मी क्या, वो सूरज भी निकाल कर दिखाता तपस्या से, सूरज को रुकवा देता। यानी देखो एक बात हमारी समझ में, यानी मैं कितनी भी बचकानी हरकत करने की कोशिश करूं, साला इतना इलॉजिकल नहीं बोल सकता। हम कोशिश भी करें तो आप ट्राई करो, आसान बात नहीं है। हम जब कॉलेज में थे, हमारे कॉलेज के जमाने में एक कंपटीशन होता था, इलॉजिकल बात करने की कंपटीशन होती, यानी एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस ना मिले, इतना संदर्भहीन बोलते जाओ, कितनी समय ज्यादा बोलोगे उसका नंबर मिलते थे। तो हमने भी उसमें ट्राई किया है, बहुत सारे लोग। लेकिन अजीब बात होती है, राहुल गांधी होते तो उसमें ओलंपिक जीत लाते। तो अभी तपस्या में गर्मी होती है, अब क्या बोले बोले। हाँ, तो अरे इनको हिमालय पर बिठाना चाहिए, तो हिमालय से पूरा जो बर्फ है वो पिघल कर चाहिए वहां तक पर तमिलनाडु का दुष्काल वगैरह अकाल खत्म कर सकते हैं इनकी गर्मी से, पूरा हिमालय पिघल जाएगा। हाँ, आर्टिक में अंटार्कटिका में जाकर रख देते हैं। और मुझे तो पसंद तपस्या नहीं, मुझे राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता, जो बता इतनी कॉन्फिडेंटली वो बात करते हैं कि कल रात को मैं जा रहा था, ऐसा सूरज निकला था कि दोपहर 12 बजे भी गर्मी कम थी, इतनी गर्मी पैदा हो गई रात को 12 बजे। ऐसे भी बोल सकते हैं और बड़ी कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। और यहां से खुद सूरज ने, मानो कर्ण जैसा, अभी कर्ण देखो मैं लॉजिक में आ गया कि सूरज का पुत्र कर्ण है, मैं उल्टा भी नहीं बोल पाया। तो राहुल गांधी होना मुश्किल है। तो कर्ण के जगह अर्जुन बोल सकता था, लेकिन कर्ण बोल गया। तो राहुल गांधी होना इतनी आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं। तो देखते क्या होता है, तपस्या तो जारी रखनी चाहिए। वो तपस्या जो है ना, वो कांग्रेस को डुबाने की है। कितनी जल्दी डुबा सकते हैं वो देखेंगे। भाऊ कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये कहा था, पूछा था पत्रकारों से कि क्या पांडवों ने जीएसटी लगाया था। हाँ बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला। पांडव उन्होंने और क्या बोला था कि उन्होंने नोटबंदी नहीं की थी। हाँ, नोटबंदी भी नहीं की थी, जीएसटी भी नहीं लगाया। उस समय नोट, यानी नोट होती थी इसका भी पता नहीं इनको। वो बोले, मैंने उस पर बोला है ना कि ये घटोत्कच है, आधुनिक पुराण में ये घटोत्कच है। वो घटोत्कच गिर गया तो कौरव की सेना ऐसे ही मर गई, लेकिन कहाँ गिरना है वो बताने वाला भगवान श्री कृष्ण था। इनके पास कोई कृष्ण है ही नहीं, इसलिए ये अपने ही पार्टी पर गिरते हैं और पार्टी वालों को मार देते। और इस पर मैंने किताब भी लिखी है, 21वीं सदी का घटोत्कच, मराठी में। उस पर मैंने, क्योंकि घटोत्कच को एक वरदान था, वो चाहिए उतना अकराल विकराल हो सकता था। और जितना तो कृष्ण ने देखा कि ये इसको बहुत भारी जख्म हुई है, ये मरने वाला है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको याद दिलाया कि तुझे एक वरदान है, जो होता है उतना बड़ा हो जा मरने के पहले और सामने गिर जा। तो ये बताने वाला कृष्ण होना चाहिए ना, सिर्फ आप पांडव होने से, पांडव का घटोत्कच होने से मतलब नहीं है। आपके साथ कोई कृष्ण भी होना चाहिए। तो इनके पास कृष्ण नहीं था, उल्टा दूसरा खुद कन्हैया बना हुआ खड़ा था, वो बोला यार हमारे बाजू में ही गिर गया, और गिर गया। ये आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। बाबू ने आज बहुत अच्छे अच्छे जो है प्रसंग सुना दिए, तो अब यहीं पर इसको विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।
है।